मुख्यमंत्री के चेहरों की जब बात होती है, सर्वे वाले जब पहुंचते हैं बिहार के लोगों के पास, तो जो नाम लिए जाते हैं उसमें एक चिराग पासवान का भी नाम होता है। तो इसी सवाल को लेकर चिराग पासवान जी के बिछड़े हुए चचा अब पशुपति पारस जी के पास गए लोग, और ये वो पशुपति पारस हैं जिन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी एक वक्त उनके हाथ में चली गई थी। चिराग पासवान ने कहा था मेरा पार्टी परिवार सब कुछ छीन लिया इन्होंने। अब पशुपति पारस ने चिराग पासवान को लेकर कहा कि अगर चिराग बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं तो उन्हें सबसे बड़ी खुशी होगी। कहा कि चिराग हमारा भतीजा है, हमारे परिवार का सदस्य है, लड़का अगर बनेगा मुख्यमंत्री तो कमाल होगा। आवाज अच्छा, ऑडियो प्रॉब्लम इसमें हो गया है। देखिए ये बिल्कुल जो है एक टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन जो हमने आपको बताया वो वही बोले हैं। अब हाँ, लेकिन क्या बोलेंगे इसके अलावा वो? और चिराग अब कह दिया कि भाई चिराग के लिए भी 7-8% लोग कहते हैं कि सीएम बने तो अच्छा है। पशुपति पारस जी की राजनीति ही रामविलास पासवान जी की वजह से वो राजनीति में आए। मैं तो उनको तब से जानता हूँ जब वो रामविलास जी का जो 12 जनपद का घर था उसमें पीछे कुछ कमरे बने हुए थे, उनमें रहते थे, और कई बार मैंने उनको लुंगी पहने हुए, कुर्ता पहने हुए दतून करते हुए भी देखा है, क्योंकि पासवान जी के छोटे भाई थे। और पीछे कमरों में रहने वालों को इतना कमजोर तरीके से मत आकिए आप। भाई मैं तो खाली बहुत लोगों को जानते हैं, पूछने वाला कमजोर नहीं बता, वो दतून लेट करते थे, आप जल्दी पहुंच जाते थे। दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं उनको शुरू से जानता हूँ और उनके सामने इसका कोई चारा नहीं है। चारा उनका जनाधार पार्टी भले वो ले गए हो, लेकिन जनाधार तो चिराग पासवान के पास है, इसलिए वो जानते हैं। हालांकि वो आरजेडी गठबंधन में शामिल हो गए हैं, तो क्या वहां से मुख्यमंत्री बनाएंगे? खैर, मैं असल में प्रशांत किशोर पे एक बार ऐलान कहना चाह रहा था कि देखिए 1995 के चुनाव में नीतीश कुमार और जॉन फर्नांडिस समता पार्टी बना के लड़े थे। महज 2 सीटें आई थी उनकी, पूरी तरह से हार गए थे, पिट गए थे। उस वक्त नीतीश कुमार किसी जाति के नेता नहीं थे, लालू यादव पिछड़ों के नेता थे। सारा ओबीसी लालू यादव के पीछे, ओबीसी ईबीसी सब एकजुट था। नीतीश कुमार, लेकिन जो लालू यादव की जो सरकार थी बाद में, जो 95 के बाद आई, उसके खिलाफ नीतीश कुमार एक उम्मीद बन के उभरे, एक एस्पिरेशनल वोट के जो है वो नेता बन के उभरे, और उसमें बीजेपी ने अपनी ताकत लगाई, क्योंकि बीजेपी उस वक्त बहुत तेजी से उभर रही थी तमाम सारे कारणों से, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की करिश्मे की वजह से। वो ताकत मिलकर के जो 2000 में नीतीश कुमार को सत्ता के करीब पहुंचा दिया और एक हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री भी बने। बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा कि बहुमत नहीं साबित कर पाए, 2005 में पूर्ण मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर उसी वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं जो अब नीतीश कुमार से नाराज है, जिसने, जो महत्वाकांक्षी वर्ग है जिसको आप हिंदी में कहते हैं, जो बिहार की सूरत बदलना चाहता है। तो प्रशांत किशोर जाति की राजनीति कर रहे होंगे, गणित भिड़ा रहे होंगे, लेकिन उनका जो प्रकट राजनीति है वो उस महत्वाकांक्षी एस्पिरेशनल वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं जाति से ज्यादा, जो बिहार की सूरत बदलना चाहता है। कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, ये नतीजों से पता लगेगा। पशुपति पारस जी की बात अब हम सुनवा सकते हैं, सुना दीजिए। आखिर इसके पहले आपने क्यों नहीं जांच कराया? लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें मतदाता सूची सही था, और आज जब बिहार का चुनाव हुआ, क्योंकि बिहार में एनडीए की स्थिति खराब है, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, जो एनडीए के खिलाफ में महागठबंधन के साथ लोग हैं। इसमें भी खैर वो बात तो नहीं आई जो हम सुनाना चाह रहे थे, बाकी वो अपना चुनावी बात जो है वो कह रहे हैं। एसआईआर पे बोल रहे थे। जी, एसआईआर पे बोल रहे थे। अब एक मुद्दा रह गया बिहार के चुनाव में आखिरी डिस्कस करना, वो है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी का। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने ऐलान किया था कि वो सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस पर उनसे पहले भी उन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो जिस पदवी पर बैठे हैं वहां बैठकर उनको सियासी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक मुद्दा उनका है, और ये महाराष्ट्र इलेक्शन से वो लगातार कहते आ रहे हैं, गौरक्षा का। महाराष्ट्र में तो उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले इधर मुख्यमंत्री थे शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे, और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दोनों का आशीर्वाद दे दिया था जीत का, लेकिन फला वो कहीं एक ही जगह जाकर के। अब बिहार में लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। इनको भी कुछ वोट मिल सकता है क्या?
निश्चित रूप से देखिए अभिमुक्तानंद सरस्वती का अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, ठीक है, शंकराचार्य जरूर है, लेकिन एक शंकराचार्य अगर चुनाव की राजनीति में आते तो ऐसा नहीं कि उनको हाथों हाथ उठा लिया जाएगा, ठीक है। गौरक्षा का मुद्दा लेकर वो चुनाव में उतर रहे हैं, और ये तो वैसा ही कि हिंदू महासभा जाती है, हिंदू महासभा भी जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है, हिंदू महासभा जब जनसंघ के खिलाफ चुनाव लड़ती रही तो इन्हीं मुद्दों पर लड़ती रही, हिंदुत्व की बात करती रही, गौरक्षा की बात करती रही, तो उसके ऊपर से कोई ऐसा नहीं है कि जनता को आपको बहुत बड़ा वोट मिल जाए कि भाई गौरक्षा की आप बात कर रहे हो तो पूरा वोट आपके पास आ जाएगा। मुझे लग रहा है उनकी जो पुरानी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, या जिस तरीके से उनके साथ खट्टे अनुभव रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, चाहे वो प्रदेश के रहो चाहे केंद्र के रहो, तो वो मुझे लगता है कि एक वर्ग को तैयार कर रहे हैं चुनाव के अंदर। अब सबसे बड़ी बात है कि 243 पे आपको उम्मीदवार भी तो मिलना चाहिए, और आप सब जगह प्रचार करोगे। अब आप तेजस्वी यादव जैसा कह दोगे कि 243 सीटों पे उम्मीदवार मत देखिए, तेजस्वी यादव जैसे चुनाव लड़ रहा है वैसे सरस्वती साहब कह देंगे कि भाई मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, शंकराचार्य चुनाव लड़ रहे हैं, उनको देखकर आप वोट दीजिए, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। मुझे लगता है कि वो चुनाव लड़ने चाहिए। जो भी कवायद वो कर रहे हैं सब बीजेपी को डेंट करने के लिए क्लियर है ये। निश्चित देखिए वोट तो उनका वही कटेगा, उनका मुद्दा तो बेसिकली बीजेपी वाला ही है ना, जिस आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ती है उसी आधार पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं शंकराचार्य। तो निश्चित रूप से जो भी वोट कटेगा भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा कटेगा, लेकिन एक बार चुनाव लड़ दीजिए इनको भी अपनी जमीनी हैसियत का चुनाव में पता पड़ जाएगा। ठीक है।